साल 1968 में रिलीज हुई 2001 अ स्पेस ओडेसी एक बेहद ही मजेदार पर काफी कॉम्प्लेक्स फिल्म थी। इसे देखने वाले लोगों को आसानी से दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले वो जिन्हें ये फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जिसके कारण वो इसे एक बोरिंग फिल्म समझते हैं, और दूसरे वो जो इसे एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं। अगर आपने भी इस फिल्म को देखा है और इसे समझने में नाकाम रहे हैं, तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम न सिर्फ इस फिल्म की कहानी को समझेंगे, बल्कि उन प्रश्नों के भी उत्तर जानेंगे जो इस फिल्म को देखने के बाद आपके मन में उठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मोनोलिथ 1। फिल्म शुरू होती है आज से लाखों सालों पहले, जब इस पृथ्वी पर हम मानव नहीं बल्कि हमारे पूर्वज एप मैन रहा करते थे। इस समय तक उनका दिमाग बिल्कुल भी विकसित नहीं है। शाकाहारी होने के कारण उनके बीच खाने की भी कमी है तथा वो मांसाहारी जानवरों से भी काफी डरते हैं, क्योंकि वो इन एप मैन पर कभी भी हमला बोल देते हैं। वहां एक छोटे से जगह पर पानी मौजूद है, जिससे वहां मौजूद सभी ट्राइब्स का आसानी से गुजारा हो सकता है, पर फिर भी वो आपस में लड़ते हैं उस जगह को हथियाने के लिए। ऐसी ही एक कोशिश में एक दिन एप मैन का एक दूसरा ट्राइब वहां आता है और पहले से मौजूद ट्राइब को वहां से खदेड़ देता है। वहां से खदेड़े जाने के बाद वो ट्राइब वहां से वापस लौट आता है और रात वहीं बिताता है। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो वो पाते हैं कि वहां एक रहस्यमयी मोनोलिथ कहीं से आ गया है। ये मोनोलिथ शेप में रेक्टेंगुलर होता है तथा ये उन एप मैन से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा होता है। ऑब्वियसली ये एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि प्रकृति कभी भी 90 डिग्री के कोण में किसी स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करती, यानी कि इसे किसी ने पृथ्वी पर जानबूझकर किसी मकसद से भेजा था। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुरू में जब एप मैन इस मोनोलिथ को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, पर जैसे ही वो इसे अपने हाथ से छूते हैं उनका डर दूर हो जाता है और वो शांत हो जाते हैं। इस सीन के अंत में हम देखते हैं कि उस ट्राइब के सभी मेंबर्स उस मोनोलिथ को पकड़कर उस मुद्रा में बैठे हुए हैं, जैसे आमतौर पर हम पूजा करने के दौरान बैठते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कई एप मैन एक स्केलेटन के नजदीक मौजूद हैं। उनमें से एक एप मैन अचानक उस मोनोलिथ के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसे ये रियलाइज होता है कि उस स्केलेटन में मौजूद हड्डियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। ये रियलाइजेशन पूरे एप मैन के लिए एक बड़ा इवोल्यूशनरी स्टेप होता है, क्योंकि इसके बाद वो हड्डियों का इस्तेमाल कर दूसरे जानवरों को मारना सीख सकते हैं। इससे होता यह है कि अब वो पहले की तरह शाकाहारी नहीं रहते। अब वो दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस भी खाने लगते हैं, जिससे उनके बीच खाने की समस्या खत्म हो जाती है। यानी कि ये मोनोलिथ जो कुछ भी है, इसका काम है इवोल्यूशन को ट्रिगर करना। इसलिए जब भी कोई नया मोनोलिथ हमें इस फिल्म में दिखता है, हम देखते हैं कि उसके बाद इंसान और ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एप मैन का ये ट्राइब वापस उस पानी वाले जगह पर जाता है, जहां से कुछ समय पहले दूसरे ट्राइब ने इन्हें खदेड़ दिया था। ये ट्राइब अब हड्डियों का इस्तेमाल करना सीख चुका था, इसलिए वो हड्डियों से उस दूसरे ट्राइब के लीडर को आसानी से मार देता है और उस पानी वाले जगह पर एक बार फिर से अपना कब्जा जमा लेता है। अब इस ट्राइब के पास वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए था। अपनी जीत की खुशी को जाहिर करने के लिए उनमें से एक एप मैन हड्डी के एक टुकड़े को ऊपर फेंकता है, और जब तक वो हड्डी का टुकड़ा नीचे आता है, फिल्म लाखों साल आगे बढ़ चुकी होती है। उस समय के एप मैन विकसित होकर अब इंसान बन चुके हैं, जिसने अब काफी ज्यादा विकास कर लिया है। उन एप मैन का हथियार हड्डियां हुआ करते थे, जिनकी जगह अब स्पेसशिप्स ने ले ली है। अब वो पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपना एक स्पेस स्टेशन भी बना लिया है, जहां से वो अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से चांद पर भी आते जाते रहते हैं। डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड को चांद पर किसी मिशन के लिए जाना है, इसलिए पहले वो स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। इस समय हमें दिखाया जाता है कि इंसान तकनीक के मामले में कितने आगे बढ़ चुके हैं। वो वेलक्रो इक्विप्ड ग्रिप शूज तथा वॉइस प्रिंट रिकॉग्निशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बनाई हुई है। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सब इंसानों के द्वारा नॉलेज को लाखों सालों तक वॉइस और टेक्स्ट के जरिए आगे बढ़ाने के कारण संभव हो पाया है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चूंकि डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड की चांद पर जाने वाली फ्लाइट को उड़ने में थोड़ा वक्त होता है, वो स्पेस स्टेशन में रशियन साइंटिस्ट के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। रशियन साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि अमेरिका के चांद वाले बेस में एक भयंकर महामारी फैली हुई है। इसलिए वो डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड से जानना चाहते हैं कि उस खबर में कितनी सच्चाई है। पर डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड काफी चतुराई से ये कहकर उनके सस्पिशन को और बढ़ा देते हैं कि इस मैटर के बारे में बात करने की इजाजत उन्हें नहीं है। बाद में हमें पता चलता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने जानबूझकर चांद पर मौजूद अमेरिका वाले बेस पर महामारी फैलाने वाली बात फैलाई थी, ताकि वो असली बात को दूसरों से छुपा सके। इसलिए डॉक्टर फ्लॉयड जब उन रशियन साइंटिस्ट से बात कर रहे होते हैं तो उन्होंने जानबूझकर इस तरह के हाव भाव बनाए तथा इस तरह के वर्ड्स यूज किए जिससे उन साइंटिस्ट को इस बात का और ज्यादा भरोसा हो जाए कि अमेरिका के चांद वाले बेस में सचमुच एक भयंकर महामारी फैली हुई है, जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। एनीवे, यहाँ डायरेक्टर ने हमें यह दिखाने की कोशिश की है कि इस समय तक मानवों ने अपने एनवायरनमेंट में काफी तरक्की कर ली है, पर स्पेस में वो अभी भी नौसिखिए ही हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाखों साल पहले हमारे पूर्वज एपमैन इस पृथ्वी पर थे। इस बात को दर्शाने के लिए फिल्म में ये दिखाया गया है कि स्पेस में लोग बेबी फूड खा रहे हैं, उन्हें वहां चलने में भी दिक्कत हो रही है तथा उन्हें टॉयलेट जाने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ रही है। यानी कि स्पेस के इस नए एनवायरनमेंट को कैप्चर करने के लिए उन्हें एक और इवोल्यूशनरी लीप की जरूरत थी। मोनोलिथ 2। डॉक्टर फ्लॉयड एक यान के जरिए स्पेस स्टेशन से चांद पर पहुंचते हैं। चांद पर मौजूद अमेरिकी बेस में वो अपने लोगों के बीच एक भाषण देते हैं, जिसमें वो उन्हें बताते हैं कि चांद पर उन्हें एक रहस्यमय स्ट्रक्चर मिला है जो नेचुरल बिल्कुल नहीं है। इस डिस्कवरी को बाकी देशों से छुपाने के लिए महामारी वाली बात को जानबूझकर फैलाया गया था। डॉक्टर फ्लॉयड वहां मौजूद बाकी लोगों को यह सख्त हिदायत देते हैं कि यह खबर किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। इस रहस्यमय स्ट्रक्चर को उन्होंने TMA-1 का नाम दिया था, जिसका फुल फॉर्म था टाइको मैग्नेटिक एनोमली 1। उनके अनुसार इस स्ट्रक्चर को आज से करीब 4 मिलियन साल पहले चांद पर रखा गया था किसी खास मकसद के लिए। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि प्रकृति कभी भी 90 डिग्री के कोण में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाती। पर वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि असल में वो क्या था और उसे चांद पर लगभग 4 मिलियन साल पहले रखा किसने था। डॉक्टर फ्लॉयड अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स के साथ उस रहस्यमय स्ट्रक्चर यानी कि TMA-1 का मुआयना करने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह का मोनोलिथ है जैसा लाखों सालों पहले पृथ्वी पर उन एप मैन के बीच कहीं से आ गया था। एक्सपेडिशन ग्रुप उस मोनोलिथ का मुआयना करने के बाद उसे छूता है और बाद में उसे घेर कर एक ग्रुप फोटो लेने के लिए तैयार होता है। पर इससे पहले कि वो ग्रुप फोटो ले पाए, सूर्य की किरणें उस मोनोलिथ पर पड़ती हैं, जिसके कारण उससे एक हाई पिच्ड रेडियो सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की ओर जाने लगता है। इससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि वो कौन है जिसने इस मोनोलिथ को चांद पर रखा था, और वो भी लगभग 4 मिलियन साल पहले। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि भविष्य में वो उस सिग्नल के पीछे जाएंगे। अगर आपने अब तक ध्यान दिया है तो आप पाएंगे कि जब पहला मोनोलिथ उन एपमैन को मिला तो उसने इवोल्यूशन को ट्रिगर किया, जिसके कारण एपमैन आगे जाकर मॉडर्न ह्यूमंस बने। अब दूसरा मोनोलिथ जब इंसानों को मिला तो ये एक बार फिर से इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप को ट्रिगर करेगा। इससे होगा ये कि इंसान पहले के मुकाबले और ज्यादा डेवलप करेंगे। जुपिटर मिशन। चांद पर दूसरा मोनोलिथ मिलने के 18 महीने बाद अब हम डिस्कवरी यान में हैं, जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की ओर जा रहा है, उस रेडियो सिग्नल का पीछा करते हुए जो उस मोनोलिथ से निकला था। इस यान में इस समय केवल डॉक्टर डेविड बोमेन और डॉक्टर फ्रैंक पूल ही एक्टिव हैं, जबकि बाकी के क्रू मेंबर्स संसाधनों को बचाने के लिए डीप स्लीप में हैं। इन दोनों को असली मिशन के बारे में अब तक कुछ भी नहीं बताया गया है, यानी कि इन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि वो बृहस्पति ग्रह की ओर उस मोनोलिथ के सोर्स का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। इन सब के अलावा यान में HAL 9000 नाम का एक सुपर कंप्यूटर भी मौजूद है, जो इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि इंसानों की तरह सोच सकता है और उनसे कहीं ज्यादा तेजी से काम भी कर सकता है। पूरे स्पेसशिप की कमान इसी के हाथों में दिया गया है। पृथ्वी पर BBC से हुए इंटरव्यू में बोमेन और पूल ये बताते हैं कि ये बात तो तय है कि HAL 9000 के पास इंसानों जैसी फीलिंग्स भी हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये फीलिंग्स असली है या नहीं।
दूसरे मोनोलिथ के मिलने के बाद इंसानों ने इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज पर प्रवेश कर लिया है। इस बात को दर्शाता है ये विशाल यान जो बृहस्पति जैसे खतरनाक ग्रह की ओर जा रहा है। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि 18 महीने पहले भी तो लोग चांद पर जा रहे थे, अब वो बृहस्पति पर जा रहे हैं, तो इसमें इवोल्यूशन की क्या बात है। दरअसल चांद पर जाने और बृहस्पति ग्रह पर जाने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पर जाना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए वहां जाने के लिए बेहतर तकनीक की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर देखें तो ये यान 18 महीने पहले वाले यान से काफी ज्यादा उन्नत है, क्योंकि न तो इसमें लोगों को चलने में कोई दिक्कत है और न ही खाने में और न ही किसी अन्य चीज में। तीसरी चीज जो इवोल्यूशन को दर्शाती है वो है HAL 9000, यानी कि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोच सकता था, जिसकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी और फीलिंग्स थी। 18 महीने पहले तक हम ऐसी कोई भी मशीन विकसित नहीं कर पाए थे जो इसकी क्षमता के आसपास भी हो। कहने का मतलब यह है कि उस मोनोलिथ के मिलने के बाद इंसान इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। ह्यूमन वर्सेस मशीन। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि बोमेन और पूल इंसान होने के कारण अपना इमोशन छुपाना जानते हैं, पर HAL 9000 के लिए फीलिंग्स काफी नई चीज होती है, इसलिए वो अपने इमोशंस को छुपाना नहीं जानता। इस बात को सबसे पहले हम तब नोटिस करते हैं जब पृथ्वी से पूल के पेरेंट्स उसे बर्थडे विश करते हैं। वो सब कुछ ध्यान से सुनते हैं, पर उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता। उसी तरह HAL जब बोमेन से मिशन को लेकर उसके मन में कोई दुविधा होने की बात पूछने की कोशिश करता है तो बोमेन उसके झांसे में नहीं आता। पर जब भी हम HAL के कॉन्वर्जेशन को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि अभी तक उसने अपने इमोशंस को छुपाना नहीं सीखा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन के दौरान स्पेसशिप के बाहरी यूनिट के डेटा को रीड करने में HAL से गलती हो जाती है, जिसके कारण वो बता देता है कि उस यूनिट में फॉल्ट आ गया है और अगले 72 घंटों बाद वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। इससे पूरा यान प्रभावित हो जाएगा। दोनों बोमेन और पूल उस यूनिट में जाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं, पर वो पाते हैं कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके इस बात को कंफर्म करता है पृथ्वी पर मौजूद HAL 9000 का दूसरा ट्विन सिस्टम। जब बोमेन और पूल यान पर मौजूद HAL 9000 को ये बताते हैं कि गलती तुम्हारे साइड से हुई है, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि गलतियां केवल इंसानों से होती हैं, मशीनों से नहीं। जिस तरह से वो बात करता है उससे बोमेन और पूल को उस पर शक हो जाता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि HAL के हायर ब्रेन फंक्शंस को बंद कर देंगे। उन्हें ये पता नहीं होता, पर HAL उनके लिप्स को रीड करके उनके प्लान के बारे में जान लेता है। HAL के हायर ब्रेन फंक्शन को बंद करना उसके लिए उसकी जान लेने जैसा था, इसलिए खुद को बचाने की कोशिश में वो कई मर्डर कर देता है। जब पूल उस डिवाइस को बदलने यान से बाहर जाता है जिसे HAL ने पहले फॉल्टी बताया था, तो HAL उसके ऑक्सीजन ट्यूब को अलग कर देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और उसकी बॉडी स्पेस में तैरने लगती है। अपने साथी को बचाने के लिए बोमेन अपना स्पेस हेलमेट लिए बिना ही यान से बाहर चला जाता है। उधर HAL बाकी के उन क्रू मेंबर्स का लाइफ सिस्टम सपोर्ट भी बंद कर देता है, जिसके कारण डीप स्लीप में ही उन सबकी मृत्यु हो जाती है। उधर बोमेन किसी तरह अपने साथी पूल की स्पेस में तैरती हुई बॉडी को रिट्रीव कर लेता है, पर जब वो यान में वापस आने की कोशिश करता है तो यान को कंट्रोल कर रहा HAL उसे इसकी इजाजत नहीं देता। अब बोमेन एक प्लान बनाता है। वो अपने मरे हुए साथी पूल की बॉडी को वापस स्पेस में बाहर फेंक देता है और यान के इमरजेंसी एयरलॉक में घुसने की कोशिश करता है। किसी तरह वो इमरजेंसी एयरलॉक को खोलता है और अपने स्पेस हेलमेट के बिना भी यान में वापस घुसने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद बोमेन उस यान के मेमोरी चैम्बर में जाता है और HAL के हायर ब्रेन फंक्शंस को बंद करना शुरू कर देता है। इस समय HAL उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता नजर आता है, पर बोमेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके मेमोरी चिप्स को डिस्कनेक्ट करता जाता है। जैसे जैसे वो उसके मेमोरी चिप्स को डिस्कनेक्ट करता जाता है, HAL का स्टेज चेंज होता जाता है। जब वो एक चाइल्डहुड स्टेट में पहुंच जाता है तो बोमेन उसे एक नर्सरी राइम गाने को कहता है। एक इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखता है, जैसे कि लगाव, खुशी, हिम्मत इत्यादि, डायरेक्टर ने इस सीन में वो सब कुछ एक अलग सेंस में दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि जो कुछ इंसानों ने लाखों सालों में सीखा है वो मशीन तुरंत सीख नहीं सकती। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HAL के अंतिम मेमोरी चिप्स को डिस्कनेक्ट करने के दौरान बोमेन को एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज मिलता है
जिससे उसे एक मिशन के असली मकसद के बारे में पता चलता है। यह डॉक्टर फ्लॉयड का मैसेज होता है, जिसमें वो बताते हैं कि 18 महीने पहले उन्हें पहली बार पृथ्वी के अलावा कहीं और भी इंटेलिजेंट लाइफ के मौजूद होने के सबूत मिले हैं। इस फिल्म में जिस सेंस का इस्तेमाल किया गया है उससे ये साफ नहीं होता कि ये किस इंटेलिजेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, इसलिए ये एलियंस भी हो सकते हैं जो हमसे काफी ज्यादा उन्नत हो, या फिर किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाली कोई अन्य सभ्यता भी हो सकती है, या फिर ये भगवान भी हो सकते हैं। ये पूरी तरह व्यूवर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप इसे क्या समझते हैं, पर इतना तो साफ है कि ये जो कोई भी था वो इंसानों को इवॉल्व करने में मदद कर रहा था, या फिर ये कहें कि उन्हें गाइड कर रहा था। मोनोलिथ 3। बोमेन का यान अपने डेस्टिनेशन की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। जब वो बृहस्पति ग्रह के नजदीक पहुंचता है तो उसे स्पेस में मौजूद नया मोनोलिथ दिखाई देता है। ये इस फिल्म में दिखाया गया अब तक का तीसरा मोनोलिथ है। वो ईवीए पॉड के जरिए अपने यान से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो खुद ब खुद खींचा चला जाता है एक स्टारगेट सीक्वेंस में। ये एक तरह के वर्म होल जैसा होता है, जिसके जरिए वो स्पेस में टाइम की विशाल दूरियों को काफी कम समय में तय कर रहा होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक रास्ता होता है हायर डायमेंशन में जाने का। आप जैसा चाहें इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पहले वो लाइट के वॉर्टेक्स के पास होता है और उसके बाद कुछ रहस्यमय कॉस्मोलॉजिकल फेनोमेनन को देखता है। ऐसा लगता है मानो ये कॉस्मोलॉजिकल फेनोमेनन जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को सिंबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां मौजूद गैस क्लाउड्स को स्पर्म और मां के गर्भ में मौजूद शिशु का शेप लेते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि बोमेन के खुद के अपने यान को भी एक स्पर्म के शेप में दिखाया जाता है। ये सब होने के बाद बोमेन को 7 डायमंड शेप्स नजर आते हैं जो उसे और आगे ले जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो अब तक जितने भी मोनोलिथ दिखाए गए हैं उनके शेप्स या तो रेक्टेंगुलर थे या फिर सर्कुलर। अब इस नए डायमंड शेप का मतलब यही था कि बोमेन अब इवोल्यूशन के नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाला था। बोमेन आगे बढ़ता जाता है, उन नेचुरल लैंडस्केप्स को पार करता जाता है जो देखने में लगभग पृथ्वी के लैंडस्केप जैसे ही होते हैं, पर उनका कलर थोड़ा अजीब होता है और काफी चीजें उसके लिए बिल्कुल नई होती हैं। खैर, एक समय आता है जब उसकी यात्रा खत्म हो जाती है। द रूम। बोमेन अपने ईवीए पॉड से बाहर निकलता है और खुद को एक ऐसे रूम में पाता है जिसकी बनावट तथा साजो सज्जा एक नियो क्लासिकल फ्रेंच स्टाइल जैसी होती है। डायरेक्टर ने जानबूझकर इस तरह के स्टाइल को चुना है क्योंकि ये एज ऑफ एनलाइटमेंट को सिंबलाइज करता है। आपने सुना होगा कि कई लोग ये मानते हैं कि एनलाइटमेंट के बाद एक इंसान एक अलग एंटिटी बन जाता है, जिसके कारण वो जन्म और मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यहाँ एनलाइटमेंट को इसलिए सिंबलाइज किया गया है क्योंकि बोमेन को आगे जाकर इंसान से एक अलग एंटिटी बनना है। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस रूम में बोमेन है उसके बाहर से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। शायद वो उन उन्नत लोगों, हायर डायमेंशन जीव या भगवान की आवाजें हैं जो ह्यूमैनिटी को शुरू से ही गाइड करने की कोशिश कर रहे थे। आगे जो भी दिखाया गया है उसे आप कई तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बोमेन को जवानी से बूढ़ा होते हुए दिखाया गया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बोमेन जिस कमरे में है वो उस उन्नत सभ्यता के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब जैसा है जिसमें बोमेन एक ह्यूमन स्पेसिमेन है। यही कारण है कि वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट के आउटकम को देख रहे थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये रूम असल में एक हायर डायमेंशनल जगह है जहां से बोमेन समय में आगे और पीछे आसानी से देख सकता है। यही कारण है कि बोमेन खुद अपने सामने ही खुद के कई रूप को लगातार बूढ़े होता देखता है। चूंकि इस फिल्म में कुछ भी साफ नहीं किया गया है, आप जैसा चाहे इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। मोनोलिथ 4। अंत में हम बूढ़े बोमेन को बेड पर पड़े हुए पाते हैं। वो मरने ही वाला होता है कि उसे चौथा और आखिरी मोनोलिथ अपने सामने नजर आता है और वो उसे छूने की कोशिश करता है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि जब भी कोई नया मोनोलिथ इंसानों को मिलता है वो इवोल्यूशन के एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है। यहाँ नए मोनोलिथ के नजर आने का मतलब था कि बोमेन अब इंसानों से इवॉल्व होकर एक हायर डायमेंशनल प्राणी बन जाएगा, और यही होता भी है। हम देखते हैं कि बोमेन अब एक स्टार चाइल्ड बन चुका है जो वापस पृथ्वी की तरफ एक नजर देखता है। ये स्टार चाइल्ड निश्चित रूप से इंसानों के उत्तम जीव हैं, या फिर ये कहें कि हायर डायमेंशनल जीव हैं। पर इसकी क्या एबिलिटी है ये इस फिल्म में हम नहीं जान पाते क्योंकि ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। हो सकता है आपके मन में अब भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस उठ रहे हों, तो चलिए जान लेते हैं उन क्वेश्चंस के उत्तर। पहला, उस मोनोलिथ को किसने रखा था और उसका काम क्या था?
इस फिल्म में ये कहीं भी बताया नहीं गया है कि इस मोनोलिथ को रखने वाला आखिर था कौन। इसलिए हम अपने खुद के इंटरप्रिटेशन से ये कह सकते हैं कि वो हमसे कहीं ज्यादा विकसित एलियंस हो सकते हैं, हायर डायमेंशनल जीव हो सकते हैं, या फिर खुद भगवान भी हो सकते हैं। इन मोनोलिथ को इसलिए रखा गया था ताकि वो हमारे इवोल्यूशन को ट्रिगर कर सके, हमें उन्नत बनाने में हमारी मदद कर सके। हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा मोनोलिथ हमें मिला, उसके बाद प्रगति में काफी तेजी आ गई। जैसे कि पहले मोनोलिथ के बाद जानवरों की तरह रहने वाले एप मैन में अचानक से दिमाग का विकास होने लगा और वो आगे जाकर इंसान बन गए। चांद पर दूसरे मोनोलिथ के मिलने से पहले तक हम स्पेस के एनवायरनमेंट में खुद को ढाल नहीं पाए थे, पर जैसे ही हमें ये मोनोलिथ मिलता है, इसके 18 महीने बाद ही हम इतने उन्नत हो जाते हैं कि हम बृहस्पति ग्रह के मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बना देते हैं जिसमें इंसानों की तरह सोचने की क्षमता होती है, तथा एक ऐसा यान बना देते हैं जो स्पेस ट्रैवल को आसान बना देता है। इसके आगे भी हम देखते हैं कि जब नया मोनोलिथ मिलता है, बोमेन इवोल्यूशन के एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि उन मोनोलिथ के जरिए कोई हमें गाइड कर रहा होता है। दूसरा सवाल, इस फिल्म का मैसेज क्या है? अलग अलग लोगों की सोच के आधार पर इस फिल्म के कई मैसेज निकल सकते हैं, पर मैं यहाँ केवल 2 के ऊपर फोकस करूंगा। पहला, इस फिल्म के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारा भगवान हमेशा हम पर नजर बनाए हुए है और अलग अलग तरीके से हमें इवॉल्व करने में गाइड करता रहता है। हमारा ध्यान हमेशा एनलाइटमेंट का होना चाहिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर आए ही हैं इसी कारण से। दूसरा है, कई लोग ये मानते हैं कि इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर ने डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत का मजाक बनाने की कोशिश की है। जहां डार्विन के सिद्धांत के अनुसार इंसान धीरे धीरे नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए एप से इंसान बने हैं, वहीं इस फिल्म में दिखाया गया है कि एप मैन में बुद्धि किसी नेचुरल प्रोसेस से नहीं बल्कि एक डिवाइन इंटरवेंशन से आया है। आप इनमें से जो चाहे मान सकते हैं या फिर खुद की अपनी थ्योरी भी बना सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में दिए गए मैसेज के बारे में कुछ भी क्लियर रूप से नहीं कहा गया है। तीसरा सवाल, इस फिल्म में दिखाए गए अलाइनमेंट का क्या मतलब है? इस फिल्म में दिखाए गए अलाइनमेंट का कोई खास मतलब नहीं है, ये केवल मूवमेंट के ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सन, अर्थ और मून के अलाइनमेंट को दिखाया जाता है, जिसके बाद ये फिल्म शुरू होती है। दूसरे अलाइनमेंट के दिखाए जाने के बाद एप मैन इवॉल्व करना शुरू करते हैं। तीसरे अलाइनमेंट के बाद चांद वाला मोनोलिथ बृहस्पति ग्रह की ओर रेडियो सिग्नल भेजने लगता है और चौथे और अंतिम अलाइनमेंट के बाद हम स्टार गेट को देखते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के जरिए आप इस फिल्म को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।